वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज तक पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी जुड़ चुकी हैं। उमा भारती जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और आपने मुखरता से जोशीमठ को बचाने की मुहिम चलाई, आप जोशीमठ पहुंच भी गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने खासतौर से कई माफियाओं का जिक्र किया और जोशीमठ के दाग को लेकर कई सवाल भी आपने खड़े किए हैं। मौजूदा परिस्थिति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं पहलवान नहीं हूं, तो मुझे दंगल का हिस्सा मत बनाना। अच्छा, दूसरा मुझे ये कहना है कि यहाँ जो हालात बने हैं इसके लिए अभी 3 प्रकार की एक्सपर्ट की टीम आई है जो मुझे जानकारी हुई है। पर्यावरण मंत्रालय की, जल संसाधन मंत्रालय की और पीएमओ की भी, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी होकर के गए हैं। प्रधानमंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं। अभी यहाँ कोई आपदा आई नहीं, लेकिन आपदा का संकेत आया। और आज तक के साथ पूरा देश का मीडिया, इस बात के लिए मैं उसका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी। उनको पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अवगत कराया, जिसका परिणाम निकला कि सभी सतर्क हो गए और सभी सचेत हो गए। अभी अलग अलग प्रकार की बातें बताई जा रही हैं और इसके लिए जो एक्सपर्ट की टीम है वो अपनी राय देगी। लेकिन हम अपनी राय 2017 में एफिडेविट में दे चुके थे, हमारा मंत्रालय, कि ये एक इरिवर्सिबल लॉस है। ये प्रोजेक्ट, ये अपूरणीय क्षति है हिमालय की इकोलॉजी की और यहाँ के सिविलाइजेशन की। और हम साथ में ये भी कह चुके थे कि इसको तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। मेरे बाद में पीएमओ के भी कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग मुझे मिले थे जब मेरा मंत्रालय बदल दिया गया था उसके बाद, कि उन्होंने भी यही कहा था। जो यहाँ के उत्तराखंड के उस समय के हमारी ही सरकार थी, लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी वहाँ पागल जैसे घूम रहे थे इधर उधर गलियारों में कि ये प्रोजेक्ट किसी तरह से ओके हो जाए। तो मेरे को जानकारी मिली है कि, और रिकॉर्ड में जानकारी है पब्लिक डोमेन में, कि हमारे पीएमओ के उच्चाधिकारियों ने भी उनको फटकारा कि तुम प्रोजेक्ट के पीछे ऐसे हो गए हो कि लगता है हिमालय और गंगा को नष्ट कर देना चाहते हो। उसके बाद रेणी गांव का हादसा हुआ, आप इस तरह अच्छी तरह से अवगत हैं, आपने उसको भी ठीक से दुनिया को दिखाया था, जब गौरा देवी के गांव में ही लैंडस्लाइडिंग हो गई और उसका मलबा पूरे टनल में घुस गया। मैं तब भी उस एफिडेविट का हवाला देके गई, लेकिन उसके बाद में भी ये प्रोजेक्ट रुका नहीं। अब यहाँ पर ये तीनों एक्सपर्ट की टीम आई हुई है, ये एक्सपर्ट लोग अपनी राय देंगे। लेकिन चित्रा, मैं आपके माध्यम से सबसे खतरनाक बात बताना चाहती हूँ। क्या होता है, ये टीम एक्सपर्ट की जो आई है ना, ये जो ओपिनियन देंगी, इसके बाद एक और एक्सपर्ट की टीम बैठ जाएगी वहाँ। बिल्कुल, वो यहाँ कभी आए ही नहीं होंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होगा। और वो अचानक कह देंगे कि अरे ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। एक पॉलिसी मेकर्स ने एक नया शब्द इजाद कर लिया है, लो हैंगिंग फ्रूट, नीचे लटके हुए फल, इनको खा जाओ, इनको निगल जाओ। चाहे इसमें इकोलॉजी खत्म हो जाए, चाहे इसमें पर्यावरण खत्म हो जाए, चाहे इसमें आस्था खत्म हो जाए, चाहे इसमें सिविलाइजेशन खत्म हो जाए। अभी तो रिपोर्ट आने दीजिए, गंभीरता और गहराई से बात पूरी समझ में आने दीजिए कि अभी जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें से कौन सा कारण है जो बना है। अभी मैं नीचे एक जगह देखने जा रही हूँ, किसी ने कहा सीवर लाइन कारण बनी है, किसी ने कहा गलत डेवलपमेंट कारण बना है निर्माण, लेकिन वहां बता रहे हैं कि जो पानी फट पड़ा है जेपी प्रोजेक्ट के पास में, उसमें से जो मिट्टी आ रही है वो तो टनल की मिट्टी है, वो तो सिविल लाइन की मिट्टी है ही नहीं। मैं अभी जाकर के उसको देखूंगी, उसका वीडियो आपको भेज दूंगी। ठीक है उमा भारती जी, लेकिन आपने पावर प्रोजेक्ट को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया था और आपने कहा था तत्काल इसको रोके जाने की जरूरत है। आपके आंसर में से कई सवाल खड़े होते हैं। आपकी बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी, सरकार तो आपकी ही थी, बीजेपी की 2017 से वहां पर सरकार है, उसके बावजूद इसको क्यों कंटिन्यू किया गया? चेतावनी को गंभीरता से किसने नहीं लिया? मेरी क्या औकात है और मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या हूँ? मैंने तो पर्यावरण विदों की राय का उल्लेख किया था, एक्सपर्ट की ओपिनियन का, और वो एक्सपर्ट जिनको मान्यता प्राप्त थी कि दे कमेंटेड इट कि इट विल बी एन इरिवर्सिबल लॉस टू द सिविलाइजेशन एंड टू द इकोलॉजी। हम तो उसके आधार पर अपना एफिडेविट भेजे थे। अभी भी मुझे विश्वास है कि जब बातें सामने आएंगी, अभी तो मुख्य चीज चिंता का विषय है जो आप लोगों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है, बहुत अच्छा किया, बड़ा उपकार किया कि सभी लोग ठीक से बस जाएं, फिर से स्थापित हो जाएं, उनकी चिंता खत्म हो जाए। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हमारी उत्तराखंड की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार इस काम को कर लेगी। आप जानते हैं मोदी जी दुनिया के वो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आधे भूकंप में दबे हुए गुजरात को सोने जैसा बना करके खड़ा कर दिया। तो यहाँ तो अभी आपदा आई नहीं, लेकिन आपका ये कहना सच है। वो जो बात मैंने कही वो मैंने नहीं, मेरे एफिडेविट में कही गई थी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के साथ, और जो पर्यावरणविद थे उनकी ओपिनियन के साथ ये बात कही गई थी। लेकिन बाद में एक और एक्सपर्ट की ओपिनियन आ गई और उन्होंने कहा कि जो 50% तक बन चुके हैं उनको कंप्लीट हो जाने दीजिए। जबकि आपको मैं याद दिलाऊं, मैं कोट करती हूँ खंडूरी जी का, अभिनंदन करूंगी मैं खंडूरी जी का और हरीश रावत जी का। ये उस समय पर खंडूरी जी ने भी रोका था और उस समय पर यहाँ पर
जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं हरीश रावत जी, उन लोगों ने लोहारी नागपाला का प्रोजेक्ट रुकवा दिया था जी। जब हमारे जीडी अग्रवाल जी, आनंद स्वामी जी अनशन पे बैठे थे और 1500 करोड़ का लॉस उठा लिया था। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी ऐसे सारे पावर प्रोजेक्ट को रिव्यू कर लो और ये उत्तराखंड को लो हैंगिंग फ्रूट मत मानो। ये देवभूमि है, यहाँ की इकोलॉजी है, यहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है पूरे देश को, इसलिए लो हैंगिंग फ्रूट मत समझो इसको प्लीज। थोड़े से पहाड़ चढ़ करके फल खाओ तो ज्यादा अच्छा है। उन्हीं से लटकते हुए फलों को खा करके मत निगलो, लोगों के भविष्य को मत निगलो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ। तो आपका ये कहना है कि वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं तत्काल उन पर रोक लगाई जानी चाहिए और पहाड़ों के जो नियम होते हैं, प्रकृति के अपने जो नियम कायदे कानून होते हैं उसको फॉलो किया जाए। लेकिन आपने हरीश रावत की भी तारीफ की, खंडूरी जी की भी तारीफ की। मौजूदा धामी सरकार ये जो कामकाज कर रही है उसको किस लिहाज से देख रही है? और आप अगर कुछ सलाह देना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है? मैंने अभी जो बात कही आपको, ये कही है जीडी अग्रवाल के अनशन के समय की जी। उसमें खुद जयराम रमेश की बड़ी भूमिका थी, उसमें हरीश रावत की भूमिका थी, उसमें मनमोहन सिंह की भूमिका थी और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री की हैसियत से उसमें खंडूरी जी की भूमिका थी। और एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को जब फिर से चालू करने के लिए पगलिया गए थे लोग, उस समय भी हमारी सरकार थी। अभी पुष्कर धामी की सरकार है और मैं आपको बताती हूँ, मुझे पुष्कर धामी एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो बिल्कुल मोदी जी का अनुसरण करेंगे गुजरात मॉडल का। और यहाँ जितना संकट आ गया, अब कोई परेशानी यहाँ नहीं आएगी। आप देखिएगा कुछ ही दिनों के बाद में निदान होता हुआ दिखाई देगा। पुष्कर धामी तो मेरी नजर में एक श्रेष्ठतम, भारत के श्रेष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से एक है। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट वहां पर आपको दिखाई देते हैं उमा भारती जी जिनको तत्काल रोके जाने की जरूरत है? मैं आपको क्यों बताऊंगी, सुनिए ना, मैं बीजेपी में हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगी, उनको पता है, उनको बताने की जरूरत है क्या? ये तो बहुत दुखद बात होगी कि बताने की जरूरत होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे वेल इन्फॉर्म्ड प्रधानमंत्री माने जाते हैं, उनकी जानकारी में नहीं होंगी क्या ये बातें? पीएमओ ने तो फटकार लगाई थी उस समय की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के वहां पगलियाए हुए अधिकारियों को, उन्होंने तो फटकार लगाई थी पीएमओ के लोगों ने ही। तो क्या पीएमओ अवगत नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी अवगत नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी अवगत नहीं? अवगतों को क्या अवगत कराऊं? इतने बड़े ज्ञाता हैं, इतने बड़े अवगत हैं, हम किसी को कुछ अवगत नहीं कराने वाले हैं, लेकिन हम उत्तराखंड के लिए अपनी जान दे देंगे, गंगा उत्तराखंड के लिए। आपने कहा कि कुछ अवगत कराने की जरूरत नहीं है, सबकी जानकारी में ये बातें हैं, उसके बावजूद जोशीमठ अगर इस कगार पर पहुंच गया है तो उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसी की तो तय की जानी होगी ना। देखिए, बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हटकर अलग राज्य बना। जोशीमठ को लेकर वो गंभीरता बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों में उस तरह से नजर क्यों नहीं आई? क्योंकि इसको लेकर पहले भी कई बार रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। सचमुच में ये जो टनल है ना एनटीपीसी की, ये पूरे जोशीमठ के नीचे से जिसके दिल को चीर गई है बिल्कुल। और ये हल्की सी भी हलचल नीचे होती है तो पूरे जोशीमठ को हानि होती होगी। मैंने ज्यादा बोल नहीं सकती ना, क्योंकि अभी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं आई है। अब आपने जो दूसरी बात कही है तो मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया से अपील करूंगी, थोड़ा इस बहस को चलाए रखना। आप जोशीमठ का तो समाधान हो जाना, आप यहीं से मान लीजिए। मैं समझती हूँ, मैं पुष्कर धामी को बहुत अच्छी तरह से समझ गई, वो शांति से, कम बोलने वाले, ज्यादा काम करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी तो सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं इस संसार के डिजास्टर मैनेजमेंट के, उनके बराबरी कोई कर नहीं सकता। तो ये अभी का तो समाधान हो जाएगा, लेकिन इस समस्या की जो गंभीरता और गहराई है, जिसमें देश के सारे पहाड़, सारी नदियां संकट में पड़ गई हैं, उसकी गंभीरता और गहराई के लिए आप बहस चलाए रहिए मीडिया पर प्लीज। सारे लोग, आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हो, उसको करते रहिए और मेरे जैसे लोगों का भी मार्गदर्शन करते रहिए। इससे ज्यादा चित्रा मेरे से बुलवाओ मत दंगल में, क्योंकि मैं ना पहलवान नहीं हूं और दो और सवाल है, कहना नहीं चाहती, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन नहीं आई है। उमा भारती जी, आप इस बारे में बहुत ज्ञानी हैं और हम सब ने देखा था मंत्री के तौर पर भी आपने काफी ज्यादा अहम सलाह दी गई थी। ये अलग बात है कि इसको कितना माना गया या कितना नहीं माना गया, लेकिन जोशीमठ जिस तरह से खत्म होने के कगार पर आकर खड़ा हो गया है, वहां के लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये मसला है। इसलिए छोटे छोटे और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। सवाल बड़ा ये है, जोशीमठ की स्थिति को देखते हुए क्या इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए? अभी वर्तमान की जो स्थितियां उसमें आपदा आई ही नहीं है, आपदा आने के संकेत आए हैं। और थोड़ा 2-4 दिन रुकिए ना, एक्सपर्ट की ओपिनियन जब आ जाएगी, उसके पहले ही जिस प्रकार से धामी जी की सरकार एक्टिव हो गई, अभी अजय भट्ट मुझसे अभी मिल गई है, मैं मिल रही थी लोगों से जी, तो वो सबसे सारी बात खुल जाएगी। आपदा का निवारण होना जरूरी होता है। वो कोई भी आपदा घोषित हो जाए, उससे घोषणाओं से कोई फर्क पड़ता है? नेता तो घोषणा करते ही रहते हैं, घोषणाओं से वो सरकारें भी करती रहती हैं, उससे नहीं होता। होता इससे है कि आपदा का निवारण हो। तो आपदा का निवारण तो होके रहेगा, पुष्कर धामी करके रहेंगे।
प्रधानमंत्री जी करके रहेंगे। यक्ष प्रश्न तो ये है कि आपदाएं आती क्यों हैं, इन पहाड़ों को छोड़ क्यों नहीं देते, ये लो हैंगिंग फ्रूट को क्यों खा जाना चाहते हैं पॉलिसी मेकर्स, जो सलाह देते रहते हैं मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को। और आ रही मेरे ज्ञान की बात, तो मेरा ज्ञान तो टनल के नीचे ही दब गया पूरा। जो मेरा ज्ञान था, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया था पर्यावरण विदों से, अपने एफिडेविट में जो प्रस्तुत किया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अमान्य कर दिया, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय ने और जल उस समय के ऊर्जा मंत्रालय ने सहमति नहीं दी मेरे एफिडेविट पे। अब मैंने गंगा बेसिन रिवर बेसिन अथॉरिटी के एक्टिंग प्रेसिडेंट के नाते वो एफिडेविट दिया था, तो वो तो मेरा तो चला ही गया ज्ञान, पूरा निरस्त कर दिया गया, मेरा विभाग बदल दिया गया और मेरा पूरा ज्ञान टनल के नीचे चला गया। अब संकट तो ये है कि उमा भारती जाए भाड़ में, और उमा भारती के ज्ञान को मत जांचो। हमें नहीं है ज्ञान, हमें नहीं समझ, हमें एक समझ है कि हमें भारत को बचाना है। और वैदिक धर्म की स्थापना का आधार केंद्र रहा है ये जोशी मठ। आदिशंकर ने यहाँ 5 साल बैठ करके भाष्य लिखे हैं, और ये सिल्क रूट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, और ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। इसको बचाना होगा और इसको बचा के रहेंगे। आपकी बातों में आपके मन की पीड़ा भी साफ साफ झलक रही है, जिस तरह की बातें आपकी ओर से कही गई। लेकिन एनटीपीसी की ओर से जवाब आया है कि जिस टनल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसमें तमाम नियमों को ध्यान में रखा गया है और दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर उसको बनाया गया है। तो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, एनटीपीसी ने उससे इनकार किया है। मैं उनसे बिल्कुल वो नहीं क्या बोलते हैं, भिड़ने वाली नहीं हूँ। मैं उनसे कोई बात नहीं करने वाली, उनकी बात का जवाब नहीं देने, और मैं उनकी बात सुनने वाली भी नहीं हूँ। आप समझ लीजिए मैंने आपका ये सवाल सुना ही नहीं है। मुझे नहीं सुनना उनकी कोई बात, क्योंकि बात मेरे और सुप्रीम कोर्ट के बीच की है। जोशीमठ में आज जिस तरह की स्थिति आई हुई है, तमाम लोगों को दूसरी जगहों पर निकालकर अभी तात्कालिक रूप से शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या राज्य सरकार को गंभीरता से जोशीमठ के जितने भी लोग हैं उनको दूसरी कहीं जगह सुरक्षित बसाए जाने की भी जरूरत है और पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाए? क्योंकि थोड़े थोड़े जो मुआवजे दिए जा रहे हैं उसको लेकर लोगों में असंतोष है और लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं सरकार को लेकर। लोगों को करना चाहिए। लोकतंत्र में लोग अगर अपनी बात नहीं कहें तो कब कहेंगे? ये जो सरकारों में बैठे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, इनको लोगों ने बनाया है, तो लोगों का अधिकार है कि उनका हाथ पकड़ के वो खींचेंगे, उनको कहेंगे कि आप हमारी बात सुनो। लोगों के लोकतंत्र में लोगों का अधिकार सबसे बड़ा होता है। वो तो ठीक कर रहे हैं, अपने असंतोष को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत संवेदनशीलता। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की तो जो विशेषज्ञता है वो है चुनौती और डिजास्टर का सामना करने की, जो कि अभी यहाँ आए नहीं है। इसके लिए तात्कालिक समस्या का निदान तो बहुत अच्छा होगा, और आप खुद कहेंगे कि अच्छा हो गया, आप खुद देखेंगे कुछ दिनों के बाद में। लेकिन मैं तो कुछ और सवाल, दूसरी बात कह रही हूँ कि हमें अपने देश के विकास को पर्यावरण, प्रकृति, मानवता, इस सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हम एकदम लो हैंगिंग फ्रूट में अगर हाउ हाउ करने में लग गए तो बहुत दुष्परिणाम आने ही लगे हैं हमारे सामने। हमने केदारनाथ का भी डिजास्टर देखा था, यहाँ तो कोई डिजास्टर नहीं आएगा, आप निश्चिंत मानिए, क्योंकि आप लोगों ने ठीक से सतर्क कर दिया और सरकारें सतर्क हो गई। चारधाम यात्रा को लेकर भी जो निर्माण कार्य चल रहा है, क्या उस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है? अब आप जैसे गवर्नमेंट को मैं जो टर्म डिक्टेट कर दूंगी वो उनको मान लेंगे। चारधाम यात्रा पे पूरा उत्तराखंड प्रसन्न है। चारधाम यात्रा में जब भी काम होता है उस समय पर होता है जब यात्रा बंद होती है। लोगों को बहुत पहले से पता होता है कहाँ कहाँ पे काम हो रहे होंगे। चारधाम यात्रा के कारण ही हम चाइना का मुकाबला करेंगे, क्योंकि तिब्बत के बॉर्डर पे है उत्तराखंड राज्य, और यहाँ के प्रहरी आर्मी के अलावा कोई थे तो यहाँ के निवासी थे। तो यहाँ के निवासियों को अगर हम सुविधाएं नहीं देंगे रोडों की और अच्छी जिंदगी जीने की, तो मजबूरी में गांव खाली होने लग जाएंगे। और इसलिए जैसी सीमा पर हम आर्मी का ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान हमें उत्तराखंड के निवासियों का रखना पड़ेगा। और यहाँ पर लोग दर्शन करने आए और शांति से निकल जाएं, और इससे रोटी और रोजगार लोगों को मिले। ये सब बातें तो होनी ही है। लेकिन ये जो पुरानी बातें हैं, और जिसमें यहाँ एक ब्लेम गेम शुरू हो गया, कांग्रेस कहती है तुमने शिलान्यास किया, तो वो कहते हैं तुमने सर्वनाश किया। मुझे मौका मिल गया है तो मैं अपील कर रही हूँ सोनिया जी से और जगत प्रकाश नड्डा जी से कि अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक लो, उनको समझाओ कि अभी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना, अभी सब लोग सेवा करने में लगो। लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, सरकार पूरी व्यवस्था करने में लगी है, प्रशासन लगा है, लेकिन लोगों को भी लगना चाहिए। और मीडिया का मैं फिर आभार व्यक्त करूंगी कि उनकी वजह से ये समस्या पूरी दुनिया के ध्यान में आई। पावर माफिया दैत्य की तरह उत्तराखंड को निगल रहा है, इस तरह के आरोप आपकी ओर से लगाए गए। तो क्या जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं सभी को बंद किए जाने की बात आपकी ओर से कही गई, या कुछ इसमें ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करते हुए कुछ जगहों पर उसको लागू किया जा सकता है और बाकी जगहों का तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा है कि पावर माफिया, खनन माफिया और
खनन माफिया, एक पावर और एक शराब माफिया। जी, शराब। ये तीन ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों को अपनी जेब में डाले रहते हैं और ये दायित्वों की जगह जनहित को निगले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति बना देते हैं। और इसलिए मैं बिल्कुल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हूँ। पावर जनरेशन बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने वैकल्पिक पावर जनरेशन भी बताई है, सौर ऊर्जा की बताई है, अन्य बातें बताई हैं, उससे भी हो सकता है। पावर जनरेशन होना चाहिए, खूब होना चाहिए, खूब रोड बनना चाहिए, लेकिन इकोलॉजी को ध्यान में रख के बनाइए। नदियों का नुकसान किए बगैर बनाइए। खनन करिए लेकिन नदियों का नुकसान किए बगैर करिए। इन सबको मेल करके करिए, साइंटिफिक तरीके से करिए और उनकी आध्यात्मिकता का भी ध्यान रखिए और इकोलॉजी का और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को महत्व दीजिए। मैं ये कह रही हूँ। उमा भारती जी, बार बार आप चूंकि एक्सपर्ट का जिक्र कर रही हैं, तो जरा यहाँ पर 1976 में जो एक्सपर्ट कमेटी की ओर से राय जाहिर की गई थी, हालांकि उसको बाद में माना नहीं गया, जल्दी से मैं बता देती हूं दर्शकों को। 1976 में गढ़वाल कमिश्नर महेंद्र चंद्र मिश्रा की ओर से एक देखरेख कमेटी बनी थी और उसने 47 साल पहले ये कहा था कि जोशीमठ कभी भी दरक सकता है। अब जरा सोचिए, हमारे देश के एक राज्य में 47 साल पहले अगर मिश्रा कमेटी रिपोर्ट देती है कि जोशीमठ कभी भी दरक सकता है, उस पर अगर सरकारों ने ध्यान दिया होता तो आज यहां पर आंसू बहाने के लिए हम सब नहीं बैठे होते। जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उनको दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? उस पर गंभीरता से सरकारें क्यों नहीं चेतती, क्यों नहीं चिंता जाहिर करती और उस पर कामकाज क्यों नहीं होता है? आप मुझसे पूछ रहे हो? जी जी, आपसे ही ये सवाल है। तो ये मिश्रा जी ने तो 1976 में कहा, मैं बिचारी ने तो 1917 में कहा, नहीं 2017 में। मेरा बेचारा सेक्रेटरी और मेरे विभाग के सभी अधिकारी, उन सब ने, और पर्यावरणविद 7 IIT कंसोर्टियम और सारे के सारे एक्सपर्ट, उन बेचारों ने तो 2017 में भी वही बात कही जो 1976 में मिश्रा जी ने कही। और एक और मिश्रा जी ने फटकार लगाई, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पीएमओ में बिठा करके फटकार लगाई यहाँ के पगले आए हुए अधिकारियों को। इसलिए ये तो सबने ही कहा है, लेकिन फिर भी अगर हम आत्मघाती कदम उठा रहे हैं तो भगवान बचा लेगा ना। भगवान तो है ना ऊपर, वो बचा लेगा हम सबको। एक आखिरी सवाल, अभी आप कहां पर जाने वाली हैं? नेता और राजनीति भले ही ना आपका बचे। मुआयना होना है वहां पर, और चूंकि आप बहुत सारे गंभीर सवाल भी खड़े कर रही हैं, तो क्या मुख्यमंत्री से भी मुलाकात का आपका कोई कार्यक्रम है ताकि यहां का मुआयना करके आप अपने कंसर्न उन तक पहुंचा सके कि तत्काल किन किन चीजों पर रोक लगाए जाने की और किस तरह की व्यवस्था किए जाने की जरूरत है? मुख्यमंत्री कोई गुफा में नहीं रहते हैं कि मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। वो हाई इन्फॉर्म्ड चीफ मिनिस्टर हैं, सबके पास में टेक्नोलॉजी है, सबको पता है कि कहाँ क्या करना, वो होकर के रहेगा। इसलिए मैं नहीं समझती हूँ कि मैं उनकी सलाहकार बनूं। मैं तो यही चाहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो, उन पर यकीन करती हूँ और वो इस यकीन की रक्षा करेंगे। दूसरी बात, मैं लगभग सब जगह यहाँ होली, मैं असल में मीडिया से बात करने के लिए उत्सुक ही नहीं थी, लेकिन मेरे को कुछ बातें कहनी थी, जरूरी कहनी थी, और इसलिए मुझे माध्यम मिल गया तो मैंने कह दिया। अभी मैं एक जगह जा रही हूँ जहां पर ये जो कह रहे हैं ना कि सिविल लाइन और अनमाइंडफुल निर्माण, वो हो सकता है अनमाइंडफुल कंस्ट्रक्शन कुछ हो गए हो जिसकी वजह से ऐसा हो गया हो, लेकिन जो यहाँ जेपी के प्रोजेक्ट के पास में जो जल फट पड़ा है, उसमें जो मिट्टी और मलबा आ रहा है वो तो एनटीसीपी की टनल का आ रहा है, एनटीपीसी की, तो वो कहाँ से आ गया वहां पर फिर? बिल्कुल। तो ये चीज तो मैं जरूर देखूंगी और मैं वीडियो, मैंने कहा ना, बना के भेज दूंगी मैं अपना एक आप लोग के पास में। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमा भारती जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। यकीनन न सिर्फ जोशीमठ बल्कि पूरा उत्तराखंड और देश आपको सुन रहा है और आपकी जो सलाह रही, उम्मीद यही कि गंभीरता से उन बातों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से भी सुना जाएगा, देखा जाएगा और राजनीति इस पूरे मसले पर बंद की जानी चाहिए ताकि जोशीमठ फौरन अपनी नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ सके। बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए।